सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। मित्रों, आज हम महाराणा प्रताप के बारे में कुछ बातें करेंगे और जानेंगे उनके प्रिय घोड़े चेतक के बारे में और उनके बहादुर हाथी राम प्रसाद के बारे में। महाराणा प्रताप के नाम से भारतीय इतिहास गुंजायमान है। यह एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने मुगलों को छठी का दूध याद दिला दिया था। इनकी वीरता की कथा से भारत की भूमि गौरवान्वित है। महाराणा प्रताप मेवाड़ की प्रजा के राणा थे। महाराणा प्रताप सिंह का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार विक्रम संवत 1597 को हुआ था। आज के कैलेंडर के अनुसार यह जन्मतिथि 9 मई 1540 कही जाएगी। उनका नाम इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने कई सालों तक मुगल सम्राट अकबर के साथ संघर्ष किया। महाराणा प्रताप सिंह ने मुगलों को कई बार युद्ध में पराजित किया। उनका जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह के यहाँ हुआ था। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में कुल 11 शादियां की थी। उनकी पत्नियों और उनसे प्राप्त पुत्र पुत्रियों के नाम इस प्रकार हैं। उनके 17 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। सबसे पहले नाम आता है महारानी अजबदे पवार का। यह महाराणा की सबसे प्रिय रानी थी। इनके 2 पुत्र थे अमर सिंह और भगवान दास। दूसरी रानी थी अमरबाई राठौड़, जिनसे उनका नत्था नाम का पुत्र था। तीसरी रानी शहमती बाई हाडा थी, जिनसे पूरा नाम का पुत्र था। चौथी रानी अलम देवाई चौहान थी, जिनसे जसवंत सिंह नाम का पुत्र था। पांचवी रानी रत्नावती बाई परमार, जिनसे 3 पुत्र थे, मालगज और क्लेंगू। छठी रानी लखाबाई, जिनसे रायभाना पुत्र था। जसोबाई चौहान ये 7वीं रानी थी, जिनसे कल्याणदास पुत्र था। 8वीं रानी चंपाबाई जंथी थी, जिनसे कल्ला, सनवाल दास और दुर्जन सिंह इनके पुत्र थे। 9वीं रानी सोलन खिनीपुर बाई थी, जिनसे साशा और गोपाल इनके बच्चे थे। 10वीं रानी थी फूलबाई राठौड़, जिनसे चंदा और शिखा। 11वीं रानी थी खीचर आशाबाई, जिनसे हत्ती और राम सिंह नाम के पुत्र थे। महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। अकबर का यह स्वप्न था कि वह मुगलों के अधीन पूरे भारत को एक करेगा, और अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए क्रमशः 4 शांति दूतों को भी भेजा था। पहला दूत जलाल खान कोरची सितंबर 1572 में आया था। दूसरे मानसिंह आए थे 1573 में। तीसरे भगवान दास को सितंबर अक्टूबर 1573 में फिर से भेजा गया, और चौथी बार टोडरमल को दिसंबर 1573 में भेजा गया। मगर महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। महाराणा प्रताप की माता जयवंता के अलावा राणा उदय सिंह की और भी पत्नियां थीं, जिनमें रानी धीरबाई उदय सिंह की प्रिय पत्नी थी। रानी धीरबाई की मंशा थी कि उनका पुत्र जगमाल राणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी बने। इसके अलावा राणा उदय सिंह के 2 पुत्र शक्ति सिंह और सागर सिंह भी थे। इनमें भी राणा उदय सिंह के बाद राजगद्दी संभालने की मंशा थी, लेकिन प्रजा और राणा जी दोनों ही प्रताप को उत्तराधिकारी के तौर पर मानते थे। इसी कारण ये तीनों भाई प्रताप से घृणा करते थे। इसी घृणा का लाभ उठाकर मुगलों ने चित्तौड़ पर अपनी विजय पताका को फैलाया था। इसके अलावा भी कई राजपूत राजाओं ने अकबर के आगे घुटने टेक दिए थे और अधीनता स्वीकार कर ली थी, जिसके कारण राजपूताना की शक्ति भी मुगलों को मिल गई थी। लेकिन प्रताप ने अंतिम सांस तक डटकर मुकाबला किया। राणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता को कभी भी स्वीकार नहीं किया। आपसी फूट एवं पारिवारिक मतभेद के कारण राणा उदय सिंह एवं प्रताप चित्तौड़ का किला हार गए थे, लेकिन अपनी प्रजा की भलाई के लिए वे दोनों किले से बाहर निकल गए और प्रजा को बाहर से ही संरक्षण प्रदान किया। उनका पूरा परिवार एवं प्रजा अरावली की तरफ उदयपुर की ओर निकल गए। अपनी मेहनत और लगन से प्रताप ने उदयपुर को वापस समृद्ध बनाया और प्रजा को संरक्षण प्रदान किया। अकबर से डर के कारण और राजा बनने की लालसा के कारण कई राजपूतों ने स्वयं ही अकबर से हाथ मिला लिया था, और इसी तरह अकबर राणा उदय सिंह को भी अपने अधीन करना चाहते थे। जब अकबर के सभी शांति दूतों का प्रयास विफल हो गया, तो अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध करने का फैसला कर लिया, और फिर हुआ इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ तथा मुगलों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार थे हकीम खां सूरी। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह तथा आसफ खान ने किया था। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। इस युद्ध को आसफ खान ने अप्रत्यक्ष रूप से जिहाद की संज्ञा दी थी। इस युद्ध में बींदा के झालामान ने अपने प्राणों का बलिदान देकर महाराणा प्रताप के जीवन की रक्षा की। वहीं ग्वालियर नरेश राजा राम शाह तोमर भी अपने 3 पुत्रों कुंवर शालीवाहन, कुंवर भवानी सिंह
कुंवर प्रताप सिंह और पौत्र बलभद्र सिंह एवं सैकड़ों वीर तोमर राजपूत योद्धाओं के समेत चिर निद्रा में सो गए। इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में कोई विजयी नहीं हुआ, पर देखा जाए तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी हुए। अकबर की विशाल सेना के सामने मुट्ठी भर राजपूत कितने देर तक टिक पाते, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह युद्ध एक ही दिन चला और राजपूतों ने मुगलों के छक्के छोड़ा दिए। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि युद्ध आमने सामने लड़ा गया और महाराणा की सेना ने मुगलों की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लगभग 4 घंटों के लिए ही हुआ था, लेकिन यह युद्ध भारत के इतिहास की एक मुख्य कड़ी है। इसमें मेवाड़ और मुगलों में घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगलों की 85,000 सेना के साथ महाराणा प्रताप के 20,000 सैनिकों ने युद्ध किया। अकबर और राणा के बीच ये युद्ध महाभारत के युद्ध की तरह विनाशकारी सिद्ध हुआ था। इस युद्ध में मुगलों की 80,000 से अधिक की सेना का मुकाबला महाराणा प्रताप के 20,000 सैनिकों ने किया था। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की युद्ध नीति छापामार लड़ाई की रही थी। यह युद्ध भले ही 4 घंटे में समाप्त हो गया था, परंतु संघर्ष समाप्त नहीं हुआ था। भविष्य में संघर्षों को अंजाम देने के लिए प्रताप एवं उनकी सेना युद्ध स्थल से हटकर पहाड़ी प्रदेश में आ गई थी। मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी तो राणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति अधिक थी। यह युद्ध अत्यंत भयानक था। महाराणा प्रताप के सिर पर मेवाड़ का राजमुकुट था, इसलिए मुगल सैनिक उन्हीं को निशाना बनाकर वार कर रहे थे। राजपूत सैनिक भी प्रताप को बचाने के लिए प्राण हथेली पर रखकर संघर्ष कर रहे थे, परंतु धीरे धीरे प्रताप संकट में फंसते जा रहे थे। स्थिति की गंभीरता को परखकर झाला सरदार ने स्वामी भक्ति का एक अपूर्व आदर्श प्रस्तुत करते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। झाला सरदार मन्ना जी तेजी के साथ आगे बढ़े और प्रताप के सिर से मुकुट उतारकर उन्होंने अपने सर पर रख लिया और तेजी के साथ कुछ दूरी पर जाकर घमासान युद्ध करने लगे। मुगल सैनिक उन्हीं को प्रताप समझकर उन पर टूट पड़े और प्रताप को युद्ध भूमि से दूर निकल जाने का अवसर मिला। 1579 से 1585 तक पूर्व उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात के मुगल अधिकृत प्रदेशों में विद्रोह होने लगे थे और महाराणा भी एक के बाद एक गढ़ जीतते जा रहे थे। अतः परिणाम स्वरूप अकबर उस विद्रोह को दबाने में उलझे रहे और मेवाड़ पर से मुगलों का दबाव कम हो गया। इस बात का लाभ उठाकर महाराणा ने 1585 में मेवाड़ मुक्ति प्रयत्नों को और भी तेज कर दिया। महाराणा की सेना ने मुगल चौकियों पर आक्रमण शुरू कर दिए और तुरंत ही उदयपुर समेत 36 महत्वपूर्ण स्थानों पर फिर से महाराणा का अधिकार स्थापित हो गया। महाराणा प्रताप ने जिस समय सिंहासन ग्रहण किया था, उस समय जितने मेवाड़ की भूमि पर उनका अधिकार था, पूर्ण रूप से उतनी ही भूमि पर अब फिर से उनकी सत्ता स्थापित हो गई थी। 12 वर्ष के संघर्ष के बाद भी अकबर उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सका और इस तरह महाराणा प्रताप समय की लंबी अवधि के संघर्ष के बाद मेवाड़ को मुक्त कराने में सफल रहे और यह समय मेवाड़ के लिए एक स्वर्ण युग साबित हुआ। मेवाड़ पर लगा हुआ अकबर का ग्रहण 1585 में समाप्त हुआ। उसके बाद महाराणा प्रताप अपने राज्य के विकास में लग गए, परंतु दुर्भाग्यवश उसके 11 वर्ष के बाद 19 जनवरी 1597 में अपनी नई राजधानी चावंड में उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप सिंह के डर से अकबर अपनी राजधानी लाहौर लेकर चला गया और महाराणा के स्वर्ग सिधारने के बाद ही आगरा लेकर आया। एक सच्चे राजपूत, शूरवीर, देशभक्त योद्धा, मातृभूमि के रखवाले के रूप में महाराणा प्रताप दुनिया में सदैव के लिए अमर हो गए। अकबर महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु था, पर उनकी यह लड़ाई कोई व्यक्तिगत द्वेष का परिणाम नहीं थी, अपने सिद्धांतों और मूल्यों की लड़ाई थी। एक वह था जो अपने क्रूर साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, जबकि दूसरी तरफ वो था जो अपनी भारत माँ की स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहा था। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर को बहुत ही दुख हुआ था, क्योंकि हृदय से वो महाराणा प्रताप के गुणों का प्रशंसक था और अकबर जानता था कि महाराणा जैसा वीर कोई और नहीं है। महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार सुनकर अकबर रहस्यमय तरीके से मौन हो गए थे और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। महाराणा प्रताप के स्वर्गावसान के वक्त अकबर लाहौर में थे और वहीं उन्हें खबर मिली कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई है। अकबर की उस वक्त की मनोदशा पर अकबर के दरबारी दुरसा आढ़ा ने राजस्थानी छंद में जो विवरण लिखा वो कुछ इस प्रकार है। अस लेगो अणदाग पाग लेगो अणनामी, गो आडा गवड़ाए जी को बहतो घुरवामी, नवरोजे न गयो न गो आसता नवल्ली, न गो झरोखा हेट जेठ दुनियाण दहल्ली, गहलोतराण जीत गयो दसण मूंद रसणा डसी, निशा मूक भरिया नैण तो मृत शाह प्रताप सी। इसका अर्थ है कि हे राणा प्रताप सिंह, तेरी मृत्यु पर सम्राट ने दांतों के बीच जीभ दबा ली और निश्वास के साथ आंसू टपकाए, क्योंकि तूने कभी भी अपने घोड़ों पर मुगलिया दाग नहीं लगने दिया। तूने अपनी पगड़ी को किसी के आगे झुकने नहीं दिया। तू भले ही अपना राज्य गंवा गया, लेकिन फिर भी तू अपने राज्य के धुरे को बाएं कंधे से चलाता ही रहा। तेरी रानियां कभी नवरोजों में नहीं गईं और ना तू खुद कभी बादशाही डेरों में गया। तू कभी शाही झरोखे के नीचे खड़ा नहीं रहा और तेरा रौब दुनिया पर गालिब रहा।
इसलिए मैं कहता हूँ कि तू सब तरह से जीत गया और बादशाह हार गया। अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए अपना पूरा जीवन का बलिदान कर देने वाले ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और उनके स्वामी भक्त अश्वचेतक को शत शत कोटि प्रणाम है। महाराणा प्रताप की प्रिय पत्नी अजबदेह स्वभाव से बहुत ही शांत एवं सुशील थीं। वे बिजोली की राजकुमारी थीं। बिजोली चित्तौड़ के अधीन था। प्रताप की माँ जयवंता एवं अजबदेह की माँ अपने बच्चों को विवाह के पक्ष में थीं। उस वक्त बाल विवाह की प्रथा थी। अजबदेह ने प्रताप को कई परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में साथ दिया था। वह हर तरह से महारानी जयवंता बाई जी की छवि थी। अजबदेह ने युद्ध के दौरान भी प्रजा के बीच रहकर उनके मनोबल को बनाए रखा था। मित्रों, महाराणा प्रताप की बात हो और चेतक की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। महाराणा प्रताप और चेतक का संबंध अनूठा था। चेतक महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा था। चेतक में संवेदनशीलता, वफादारी और बहादुरी कूट कूट कर भरी हुई थी। चेतक का रंग नीला था, इसलिए महाराणा प्रताप को नीले घोड़े का सवार भी कहा जाता था। महाराणा प्रताप के बचपन की बात है कि महाराणा उदय सिंह ने बचपन में प्रताप को राजमहल में बुलाकर दो घोड़ों में से एक घोड़े को ले लेने के लिए कहा। एक घोड़ा सफेद था और दूसरा घोड़ा नीला। उस समय महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह भी वहां पर थे। शक्ति सिंह शुरू से ही अपने भाई से घृणा करते थे। महाराणा प्रताप ने चेतक को पहली ही नजर में पसंद कर लिया था, मगर चेतक को शक्ति सिंह की नजर से बचाने के लिए उन्होंने एक चाल चली। राणा उदय सिंह के कहने पर कि अपनी पसंद का घोड़ा तुम ले लो, महाराणा प्रताप सफेद घोड़े की तरफ बढ़े और उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे। उन्हें सफेद घोड़े की तरफ बढ़ता देखकर शक्ति सिंह तेजी से दौड़ा और सफेद घोड़े की पीठ पर जाके बैठ गया। उसकी शीघ्रता देखकर महाराणा प्रताप ने शक्ति सिंह को सफेद घोड़ा सौंप दिया और खुद नीला घोड़ा ले लिया, जो कि वो चाहते थे। इस घोड़े का नाम चेतक था, जिसे पाकर प्रताप बहुत खुश थे। महाराणा प्रताप की सभी वीर गाथाओं में चेतक का अपना स्थान है। चेतक की फुर्ती के कारण ही प्रताप ने कई युद्धों को सहजता से जीता था। महाराणा प्रताप चेतक को अपने पुत्र की भांति प्रेम करते थे। चेतक एक विशेष लक्षणों से युक्त घोड़ा था। युद्ध के समय चेतक के मुंह पर नकली हाथी की सूंड लगा दी जाती थी, ताकि शत्रु भ्रम में रहे। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने अपूर्व कौशल का प्रदर्शन किया। हल्दी घाटी के युद्ध के समय का वह चित्र सबको याद होगा, जिसमें जब महाराणा प्रताप ने राजा मान सिंह पर हमला किया तो चेतक ने अपनी टाप मान सिंह के हाथी के मस्तक पर रख दी थी। इसी समय मान सिंह के हाथी ने अपनी सूंड में बंधी हुई तलवार से चेतक के पैर को जख्मी किया था। हल्दी घाटी के मैदान से निकलते समय बिना किसी सहायक के प्रताप अपने पराक्रमी चेतक पर सवार होकर पहाड़ की ओर निकल पड़े। उनके पीछे मुगल सैनिक लगे हुए थे, परंतु घायल चेतक 26 फुट के नाले को फुर्ती से लांग गया, लेकिन मुगल उसे पार न कर पाए। चेतक नाला तो लांग गया, लेकिन अब उसकी गति धीरे धीरे कम होने लगी। पीछे से मुगलों के घोड़े की टापों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उसी समय प्रताप को अपनी मातृभाषा में आवाज सुनाई पड़ी, हो नीला घोड़ा रासवार। प्रताप ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक ही अश्वारोही दिखाई दिया, और वह था उसका भाई शक्ति सिंह। प्रताप के साथ व्यक्तिगत विरोध ने उसे देशद्रोही बनाकर अकबर का सेवक बना दिया था और युद्ध स्थल पर वह मुगल पक्ष की तरफ से लड़ रहा था। लेकिन इस समय वह पीछे आया था अपने भाई की रक्षा के लिए। उसने प्रताप का पीछा करने वाले दोनों मुगल सैनिकों को यमलोक पहुंचा दिया। जीवन में पहली बार दोनों भाई प्रेम के साथ गले मिले। इसी बीच चेतक जमीन पर गिर पड़ा, और जब प्रताप उसकी काठी को खोलकर अपने भाई द्वारा प्रस्तुत घोड़े पर रख रहा था, चेतक ने प्राण त्याग दिए। बाद में उस स्थान पर एक चबूतरा खड़ा किया गया, जो आज तक उस स्थान को इंगित करता है जहां पर चेतक ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्याम नारायण पांडे ने चेतक की वीरता के नाम से बहुत सुंदर कविता लिखी थी, जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता मैं ना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कूड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर वह आसमान का घोड़ा था यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा था यहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कर बालों में, फंस गया शत्रु की चालों में। बढ़ते नत्सा वह लहर गया, फिर गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर गहर गया। भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने अपने अद्वितीय स्वामी भक्ति, बुद्धिमता एवं वीरता का परिचय दिया था। युद्ध में बुरी तरह घायल हो जाने पर भी महाराणा प्रताप को सुरक्षित रणभूमि से निकाल लाने में वह सफल रहा। वह एक बरसाती नाला लांग कर वीर गति को प्राप्त हुआ।
महाराणा प्रताप जी के बारे में कुछ और रोचक जानकारियां। महाराणा प्रताप एक ही झटके में घोड़े समेत दुश्मन सैनिकों को काट डालते थे। जब इब्राहिम लिंकन भारत दौरे पर आ रहे थे, तब उन्होंने अपनी माँ से पूछा था कि हिंदुस्तान से आपके लिए क्या लेकर आऊं। तब माँ का जवाब था, उस महान देश की वीर भूमि हल्दी घाटी से एक मुट्ठी धूल लेकर आना, जहाँ का राजा अपनी प्रजा के प्रति इतना वफादार था कि उसने आधे हिंदुस्तान के बदले अपनी मातृभूमि को चुना। लेकिन बदकिस्मती से लिंकन का वो दौरा रद्द हो गया था। यह प्रसंग बुक ऑफ प्रेसिडेंट यूएसए किताब में आप पढ़ सकते हैं। महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलोग्राम था और कवच का वजन भी 80 किलोग्राम ही था। कवच, भाला, ढाल और हाथ में तलवार का वजन मिलाएं तो कुल वजन 207 किलो था। आज भी महाराणा प्रताप की तलवार, कवच आदि सामान उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। अकबर ने कहा था कि अगर राणा प्रताप मेरे सामने झुक जाते हैं तो आधे हिंदुस्तान का वारिस मैं उन्हें बना दूंगा, लेकिन बादशाहत अकबर की ही रहेगी। लेकिन महाराणा प्रताप ने किसी भी स्थिति में अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हल्दी घाटी की लड़ाई में मेवाड़ से 20,000 सैनिक थे और अकबर की ओर से लगभग 85,000 सैनिक युद्ध में सम्मिलित हुए थे। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर बना हुआ है, जो आज भी हल्दी घाटी में सुरक्षित है। महाराणा प्रताप ने जब महलों का त्याग किया, तब उनके साथ लोहार जाति के हजारों लोगों ने घर छोड़ दिया और दिन रात राणा की फौज के लिए तलवारें बनाई। इसी समाज को आज गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गाड़िया लोहार कहा जाता है। मैं नमन करता हूं ऐसे लोगों को। हल्दी घाटी के युद्ध के 300 साल बाद भी वहां जमीनों में तलवारें पाई गईं। आखिरी बार तलवारों का जखीरा 1985 में हल्दी घाटी में मिला था। महाराणा प्रताप जी को शस्त्रास्त्र की शिक्षा श्री जयमल मेड़तिया जी ने दी थी, जो 8,000 राजपूत वीरों को लेकर 60,000 से लड़े थे। महाराणा जी के देहांत पर अकबर भी रो पड़ा था। ये बात मैं आपको बता ही चुका हूँ। मेवाड़ के आदिवासी भील समाज ने भी हल्दी घाटी में अकबर की फौज को अपने तीरों से रौंद डाला था। वो महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे और राणा बिना भेदभाव के साथ उनके साथ रहते थे। आज भी मेवाड़ के राज चिन्ह पर एक तरफ राजपूत हैं तो दूसरी तरफ भील। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक 26 फीट का दरिया पार करने के बाद वीरगति को प्राप्त हुआ था। उसकी एक टांग टूटी होने के बावजूद भी वह दरिया लांग गया था। जहां वो घायल हुआ वहां आज खोड़ी इमली नाम का पेड़ है। जहां पर चेतक की मृत्यु हुई वहां चेतक मंदिर है। राणा का घोड़ा चेतक बहुत ताकतवर था। उसके मुंह के आगे दुश्मन के हाथियों को भ्रमित करने के लिए हाथी की सूंड लगाई जाती थी। मरने से पहले महाराणा प्रताप ने अपना खोया हुआ मेवाड़ जीत लिया था। सोना, चांदी और महलों और ऐश्वर्य को छोड़कर वो लगभग 20 साल मेवाड़ के जंगलों में घूमे थे। 2 म्यान वाली तलवार और 80 किलो का भाला वो हमेशा अपने हाथ में रखते थे। मित्रों, आप सबने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में तो सुना है, लेकिन उनका एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। यह हाथी भी अपनी स्वामी भक्ति और विलक्षण प्रतिभाओं के लिए प्रसिद्ध था। राम प्रसाद हाथी का उल्लेख अल-बदायूनी, जो मुगलों की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़े थे, उन्होंने अपने ग्रंथ में किया है। उन्होंने लिखा है कि जब महाराणा प्रताप पर अकबर ने चढ़ाई की थी, तब उसने 2 चीजों को ही बंदी बनाने की मांग की थी। एक तो खुद महाराणा प्रताप और दूसरा उनका हाथी राम प्रसाद। राम प्रसाद हाथी इतना समझदार था और इतना ताकतवर था कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकेले ही अकबर के 13 हाथियों को उसने मार गिराया था। उस हाथी को पकड़ने के लिए 7 बड़े हाथियों का एक चक्रव्यूह बनाया गया था और उन पर 14 महावतों को बिठाया गया। तब जाकर उस हाथी को बंदी बनाया गया। सुनिए इस जानवर की स्वामी भक्ति। इस हाथी को अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अकबर ने इसका नाम बदलकर राम प्रसाद से पीर प्रसाद रख दिया। राम प्रसाद को मुगलों ने गन्ने पेश किए और पीने के लिए पानी दिया, पर उस स्वामी भक्त हाथी ने 18 दिनों तक न तो मुगलों का दाना खाया और न ही पानी पिया, और इस तरह बिना खाए पिए उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और वो शहीद हो गया। तब अकबर ने कहा था कि जिसके हाथी को मैं अपने सामने नहीं झुका पाया, उस महाराणा प्रताप को मैं क्या झुका पाऊंगा। जहां देशभक्त चेतक और राम प्रसाद जैसे जानवर हैं, उन लोगों को झुकाना असंभव है। एक सच्चे राजपूत, पराक्रमी, देशभक्त योद्धा, मातृभूमि की रक्षा और उसके लिए मर मिटने वाले के रूप में महाराणा प्रताप दुनिया में सदा के लिए अमर हो गए और अपनी वीरता का गौरव गान सबके मुख और दिल में छोड़कर चले गए। जब तक महाराणा प्रताप को याद किया जाएगा, चेतक और राम प्रसाद का नाम भी अमर रहेगा। तो मित्रों, आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार।